में एक बहुत बड़ी घटना घटी। समकालीन विश्व राजनीति, अध्याय 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन, और इसमें नाम आएगा सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसको यूएनओ कहते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस नेशंस, यूएनओ है, यूएन नहीं है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूएनओ। ये इसका प्रतीक चिन्ह है। इसके बीच में वर्ल्ड का नक्शा है और दोनों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। दोनों तरफ जैतून की पत्तियां हैं इसमें। हम इसको आगे देखें। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्थापना। अगर स्थापना वर्ष की बात की जाए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन हम यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना या उससे पहले कुछ बैकग्राउंड देखेंगे। इसके स्थापना के क्या कारण थे, किस उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना हुई। हम इसका निश्चित रूप से एक उद्देश्य जो है उसको हम बड़े मजबूती के साथ लिखेंगे। विश्व शांति की स्थापना। विश्व शांति की स्थापना को लेकर इसकी को स्थापित किया गया। यानी दुनिया में क्या स्थापित रहे, शांति स्थापित रहे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यूएनओ की स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। अभी हम इसके पास्ट में जाएंगे। बैकग्राउंड कैसे बना, कैसे इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। जहां तक हमने इसकी स्थापना और इसकी स्थापना का उद्देश्य समझ लिया। और ये वैश्विक संगठन है। दुनिया में केवल ये किसी एक देश की बात नहीं करता है। दुनिया में कहीं भी, विश्व में कहीं भी अशांति ना हो, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। क्योंकि दुनिया, विश्व इस बात को देख चुका है, अशांति की विभीषिका हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु बम के प्रयोग या परमाणु बम के हमलों के बारे में जान चुका था। दुनिया समझ चुके थे, विश्व के लोग, कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। आज हमारे वैज्ञानिकों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि इस धरती को 50 बार नष्ट किया जा सकता है। 50 बार नष्ट किया जा सकता है। इतने बारूदी ढेर पर हम बैठे हुए। कुछ वर्ष पहले हमारे पास, दुनिया के पास इतने परमाणु हथियार थे कि एक दर्जन बार नष्ट कर सकते थे। लेकिन आज हमारे पास जो परमाणु क्षमता है, परमाणु हथियार हैं, इतने हैं इस पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, कि इस दुनिया को 50 बार नष्ट किया जा सकता है। अगर हम एक बात सोचें, एक साइड भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी खड़े हो जाएं और दूसरी साइड वैज्ञानिक खड़े हो जाएं,
तो वैज्ञानिक हर बार दुनिया नष्ट करेंगे, उधर से वो फिर से पुनर्जीवित करेंगे और 50 बार भगवान को भी हाथ ऐसे करना पड़ेगा दुनिया को जीवित करने के लिए। हमारे पास 50 बार पूरी संसार, पूरे विश्व को नष्ट करने की क्षमता है। क्या किया हमने? इसको हम विकास कहते हैं। ये तो हमने विनाश तैयार कर लिया। कहते हैं ना, हमने मानवता की चिता तैयार कर ली है और हम कह रहे हैं विकास हो गया। मानवता की चिता नहीं है। दुनिया की हर जाति, हर प्राणी अपनी सजातीय लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। एक चींटी घायल हो जाती है तो दूसरी चींटी उसको पकड़ के ले जाती है और उसको अपने निश्चित स्थान पर रख देती है। एक जीव जंतु घायल हो जाता है तो दूसरा जीव जंतु उसको देखता है, अपना प्रयास करता है। जंगली जानवर भी अपनी जाति को बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। किंतु इंसान ने क्या बनाया? मौत का सामान, दुनिया को नष्ट करने की। किस पर पहले हमारे जो आदिम मानव का समय था, उस समय हमारे हथियार पत्थर, फिर धातुओं से हम परिचित हुए तो धातु के रूप में बनाए। लेकिन हथियारों का प्रयोग हम किस लिए करते थे? मानव जाति के शत्रुओं के लिए। जो मानव जाति के शत्रु थे, जैसे जीव जंतु थे, शेर, चीता, जंगली जानवर, इनसे अपनी रक्षा करने के लिए बनाते हथियारों का प्रयोग करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा अपना पेट भरने के लिए, शिकार करने के लिए। पहले तो इंसान शिकार नहीं करता था, बल्कि मरे हुए जीव उसको जंगल में मिल जाते थे, उनके सड़े हुए मांस को खा करके मनुष्य अपना भरण पोषण कर लेता था। धीरे धीरे उसने देखा अन्य जानवर शिकार करते तो उसने भी शिकार करना प्रारंभ किया। लेकिन एक जो बात हमारी है कि हथियार हमने पहले अपनी रक्षा के लिए बनाए थे, ना कि अपनी मानव जाति को नष्ट करने के लिए। मानव पर यदि कोई जानवर हमला करता तो उसके लिए हथियार थे। अब हम हथियार किस लिए लेते हैं, खरीदते हैं, लाइसेंस करवाते हैं उनका? मनुष्य के लिए। कभी जानवर के बारे में सोचकर किसी ने बनवाया? हम पिस्टल का, राइफल का लाइसेंस बनवाते हैं और जब ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे मन में सबसे पहले विचार आता है, किसी इंसान की ताकत नहीं है जो हम पर हमला कर जाए, अब तो हमारे पास राइफल। हम अपने उद्देश्य से हट गए। उद्देश्य क्या था? किसी जानवर की ताकत नहीं है कि हम पर हमला कर जाए। हथियार जानवरों के लिए थे, इंसानों के लिए नहीं थे, लेकिन अब उनका प्रयोग इंसानों के लिए किया जा रहा है। कई व्यक्ति जो अपने हथियारों का, शस्त्रों का लाइसेंस करवाते हैं, वो अपनी जिंदगी भर कभी किसी खूंखार जानवर पर उसका प्रयोग नहीं करते। किसी को धमकी देने के लिए, किसी को घायल करने के लिए या किसी को मारने के लिए, इंसान के लिए ही प्रयोग करते जाते। अब हमने परमाणु बम बनाए, परमाणु हथियार बनाए। परमाणु के तो बहुत से प्रयोग होते हैं। परमाणु ऊर्जा से हमारे इंडस्ट्रीज रन कर सकते हैं, उद्योग चल सकते हैं परमाणु शक्ति से। लेकिन हमने उसका प्रयोग वहाँ ना करके बम बनाने में कर लिया, दूसरे देशों को भयभीत करने में कर लिया। माना कि आज हम सक्षम हैं, हमारे देश में अच्छा प्रशासनिक ढांचा है, हर देश में अच्छा ढांचा है, और वो हथियारों पर सरकार का नियंत्रण है और वो सरकार में बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए। लेकिन पूरी दुनिया के बारे में हम बता चुके हैं, एक बात से चिंतित है। पाकिस्तान चूँकि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है और दुनिया की बुद्धिजीवी वर्ग को, दुनिया के नेताओं को एक बात की चिंता सताती है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कभी आतंकवादियों के हाथ ना लग जाए, अन्यथा वो मानव जाति के शत्रु है। वो नहीं देखेंगे क्या होगा, वो सीधा चलाएंगे। हमने बताया था ना। तो दुनिया में हम परमाणु हथियारों की विभीषिका देख चुके हैं। निश्चित रूप से हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो दुनिया में शांति स्थापित कर सके। झगड़े के क्या कारण होते हैं आप बता सकते हो? झगड़े के कारण क्या होते हैं? आकांक्षा बताएं हमें। ये हमको बताना चाह रहे हैं, राष्ट्रों के सीमा विवाद
ये झगड़े का कारण होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सीमा विवादों को सुलझाने का भी काम करता है। विवाद होगा तो झगड़ा होगा और युद्ध हो जाएगा। इससे अच्छा ये संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं आता है, निष्पक्ष रूप से बात करता है और जाकर के सीमा विवाद निपटा देता है। सीमा देशों की बात करें, सीमा विवाद, और इसके अलावा नदी जल बंटवारा, एक नदी एक देश से दूसरे देश में जाती है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाती है, तो उस पर भी विवाद हो जाते हैं। हमारे यहाँ कम पानी आने दिया जा रहा है, हमारे यहाँ ज़्यादा पानी आ रहा है, इन बातों पर भी विवाद हो जाता है। तो इन सब विवादों को के निपटारे के लिए ही हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की है। इन विवादों को हल करने के लिए ही यूएनओ को हमने स्थापित किया है। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद, जैसे ही सोवियत संघ का बिखराव हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थीं। यानी दुनिया में एक ऐसा संगठन बनाया जाना था जो अंतर्राष्ट्रीय नई नई चुनौतियों का सामना कर सके। इन्हीं चुनौतियों में से एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। दुनिया के सामने एक बात ये भी थी, अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। एक बात आपने देखी होगी, महसूस भी की होगी, जब किसी एक व्यक्ति की शक्ति बढ़ने लगती है तो अन्य लोग उससे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने। भले ही वो आज मित्र है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब शक्ति बढ़ेगी तो उससे ईर्ष्या करना स्वाभाविक है। तो जब ईर्ष्या उससे करते हैं, विरोध भी करते हैं फिर लोग। इसी बात को देखते जब संयुक्त सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका को टक्कर देने के लिए सोवियत संघ था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ की शक्ति को रोकने के लिए एक संगठन बनाने की आवश्यकता थी। सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्य, इसको की ऑफ यूएनओ कहते हैं, सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर इसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है। यानी केवल यूएनओ की नहीं, यूएनओ के अलावा भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो दुनिया में शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया है। ये कार्टूनिस्ट थे हैरिसन केगल्स कार्टून, हैरिसन केगल्स कार्टून। जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इजराइल ने किस पर हमला किया? लेबनान पर। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी है। जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए। कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजरायली बमबारी की चपेट में आए। इजराइल की जो बमबारी थी उसकी चपेट में आए, क्योंकि इनका कहना था कि जो हिजबुल ग्रुप था, उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह था, इसको हमें संयुक्त नियंत्रण में लाने के लिए हमला करना आवश्यक था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया और इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? जब हमारा कोई विवाद होता है, हमसे हल नहीं होता, तो हमें बाहर वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए जिससे कि हम अपने विवादों को दो देशों के बीच होने वाले विवादों को निष्पक्षता से, किसी की मध्यस्थता से सुलझा सके। एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। यहाँ वो कहते हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? हमें संगठन
क्यों चाहिए? अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं, जिसको यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जिसको कहते हैं, अभी ओ इसमें नहीं है। जिसको यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। दुनिया के बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि ये अनिवार्य संगठन था दुनिया के लिए, विश्व के लिए। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। विश्व के कुछ देशों की नज़र में यूएन शांति और मानवता, शांति और प्रगति और के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है? आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। हमारे सामने दो लोगों के विचार हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। देखिए, किसी चीज़ के लिए दो बातें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानव को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं अपितु नरक से बचाने के लिए हुआ है, कि वो नरक में ना पड़ जाए, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ है। ये लिखा है डेग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डेग हैमरशोल्ड ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक में जाने से बचाने के लिए हुआ। आप में से कोई गलत रास्ते पर चल रहा है और हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी देने वाले हैं, हम उसको नरक से में जाने से बचाने वाले हैं, बस इतना हम कह सकते हैं। तो अच्छा लिखा है इन्होंने। डेग हैमरशोल्ड जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे, उन्होंने ठीक लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसको नरक में जाने से बचाने के लिए हुआ है। दूसरे महासचिव थे। एक और बात है, बतकही की चौपाल। आपने बतकही की चौपाल देखी? बतकही की मतलब होता है बातचीत की। चौपाल एक चबूतरा होता है जहाँ गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और केवल बातचीतें करते हैं वहाँ बैठ करके, इसलिए उसको बतकही की चौपाल कहा जाता है। बतकही की चौपाल, ठीक कहा आपने। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ बतकही की चौपाल है? केवल बातें करने के लिए है? संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठकें खूब होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, चर्चिल, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। कितनी अच्छी बात की चर्चिल ने। हथियार लड़ाने से अच्छा है जबान लड़ाई जाए। जब आपको कभी ऐसी समस्या सामने आ जाए और आपके घर में राइफल, तलवार या बंदूक रखी हो, तो कहना सामने वाले से एक काम करते, पहले अपन अपनी जबान लड़ाते हैं। जबान तो जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते जबान? जीभ को कहते हैं। हम जिस से तो बोलते हैं। तो हथियार चलाने की जगह हमें क्या करना है? जबान लड़ाई जाए। ऐसा कौन कहते हैं? चर्चिल। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं? चर्चिल ने कहा, क्या ये बात सही नहीं है कि कोई ऐसी भी जगह हो जहां दुनिया के सभी देश इकट्ठे हो जाए और अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं? बनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने लगे, करने के, यानी सर खाए। बनस्पत लड़ाई के मैदान में, बल्कि एक लड़ाई के मैदान में हम एक दूसरे का सर कलम करते, उसकी जगह हम क्या करें? एक दूसरे का सर खाएं बातों के द्वारा। शशि थरूर, ये किसने कहा था? ये शशि थरूर, संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव, यानी ये भारतीय थे, इन्होंने कहा था।
हाँ अभी हैं शशि थरूर। हाँ इंग्लिश तो अच्छी है, चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ में अवर सचिव रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज रही है शशि थरूर। इन पर कुछ आरोप भी लगे थे। आरोप तो लेकिन किसी भी व्यक्ति के, हमने आपको बताया, हमें कभी आरोपों पर नहीं जाना चाहिए, उसकी अच्छाइयाँ भी देखो। किसी में अगर अच्छाई गुण होते तो बुरे भी होते। तो शशि थरूर का आपने नाम सुना होगा, एक कोई फिल्मी कलाकार थी क्या थी, उसके साथ इनका नाम जोड़ा गया था और उसकी शायद डेथ हो गई थी, तो इनके ऊपर लगाया था कि इन्हीं ने मारा या जो भी हो, लेकिन एक आया था इनके लिए, शशि थरूर के लिए। तो इन्होंने कितनी अच्छी बात की संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, बत कही की चौपाल, यानी बातचीत करने का एक स्थान हो। हथियार लड़ाने की जगह हमें क्या लड़ाना चाहिए? जबान लड़ाई जाए। और एक ऐसी जगह हो जहां सब लोग, सारे देश बैठ करके एक दूसरे का सिर खाएं। ऐसा शशि थरूर जी ने कहा था। ये दो उद्धरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हों। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जा सकता है। यानी बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिनका हम समाधान बगैर युद्ध लड़े भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि युद्ध लड़ा ही जाए, हम उसका बैठ के बातचीत करके समाधान कर सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने आप में शक्तिशाली नहीं होता है कि जिसकी और देशों पर धौंस चलती हो। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मतलब यह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश को धौंस दे दे, किसी राष्ट्र को धौंस दे दे, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं है। ये धौंस देने वाले नहीं होते हैं, ये समझाने वाले होते हैं। लेकिन आज तक हमारे रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, भय बिन होए ना प्रीत। अगर प्रेम भी होता है तो भय से होता है। जहाँ भय नहीं हो वहाँ प्रेम नहीं होगा, नूच लिया जाएगा। प्रेम थोड़ी होगा जब तक भय ना हो। कब कहा था आपको पता है? तुलसीदास जी ने कब कहा था? नहीं, रामचरितमानस में लिखा तो तुलसीदास ने है ना। क्या कहा था उन्होंने? विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीच, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। 3 दिन तक वो प्रार्थना करते रहे सागर से, समुद्र से, हमें रास्ता दे दो हे देव, हे मेरे कुल देवता, मुझको रास्ता दे दो। मेरी भार्या का रावण अपहरण कर ले गया है, हमें जिस सेना सहित उस तरफ जाना है, रास्ता दे दो। कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मण जी तो शुरुआत में कह दिया था कि भैया पकड़ो, ये एक बार में सूख जाएगा, अभी देखो रास्ता बन जाएगा। लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। जब भगवान राम को क्रोध आ जाता है तब उन्हें प्रसन्न हो गए। तब उन्हें कहा था कि विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। लक्ष्मण जी लेके तो आ जाओ फटाफट हमारा धनुष और बाण। समुद्र आ गया था ना, हाथ जोड़ करके उनके सामने प्रार्थना करता हुआ, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। जैसे ही राम ने बाण का संधान किया, समुद्र में खलबली मच गई, जीव जंतु बौखला उठे। अब हमारा क्या होगा? तब सागर को खुद आना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके
मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है उससे की फिर सदस्यता लेनी पड़ती है देशों को। जो उसके सदस्य होते हैं वो उन्हीं का निपटारा करता है, उन्हीं के मामलों को सुलझाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य देश होते हैं, और किसी का वो बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी की टीके लगवाने में सहयोग करे। ये कहना चाहते कि दुनिया के मसलों को तभी निपटाया जा सकता है जब दुनिया के सभी देश तैयार हों निपटाने के लिए। हमारी सोच हो कि ये मसला निपटे। अगर आप लोगों में, दो लोगों में एक झगड़ा हो जाता है और दो में से एक सोचे कि नहीं झगड़ा ठीक है चलने दो, हम तो बहुत दिन से सोच रहे थे कि झगड़ा कब हो। एक सोच रहा है ख़त्म कर देते हैं, दूसरा कह रहा नहीं हम ख़त्म नहीं। क्या होगा? झगड़ा ख़त्म नहीं होगा ना। ख़त्म जब होगा जब दोनों सोचेंगे। तो दोनों सोचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कहा गया कि जब मसले तभी हल हो पाएंगे जब दुनिया के सभी देश इन मसलों को हल करने के बारे में सोचेंगे। दुनिया से कोई बीमारी तभी जा सकती है जब दुनिया के सभी लोग अपने यहाँ बीमारी के विरुद्ध लगने वाले टीकाकरण करवा लेंगे, तभी दुनिया से वो बीमारी जाएगी। हम ग्लोबल वार्मिंग तो आप लोग जानते होंगे, वैश्विक ताप। आपको एक बात का पता है, दुनिया में धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है दुनिया का। जो धरती रूपी गोल गेंद थी ये बर्फ पर रखी हुई थी। जैसे हम किसी चीज़ को, कोई खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर के क्या कहते हैं उसको, फ्रीजर में रख देते हैं, उसको ठंडी रहती है तो सुरक्षित रहती है। लेकिन यदि उसको खुले में रख दें तो नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार इस धरती को प्रकृति ने स्थापित किया था बर्फ पर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ बर्फ है और इस बर्फ पर रखा गया था, और दोनों ध्रुवों पर पर्याप्त मात्रा में बर्फ थी। हमारे वायुमंडल, हमारे मौसम के परिवर्तन, मौसम की हलचलें सब इन्हीं से कंट्रोल होते थे। लेकिन हमने क्या किया, हमारे सांस से जो निकलने वाली गैस को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो सांस के द्वारा हम छोड़ते हैं, ये गर्म होती है। ये गैस कैसी होती है? गर्म होती है। ऑक्सीजन ठंडी होती है। आपको पता है गर्म गैस ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? जैसे हम छोड़ते हैं कहाँ जाती है? ऊपर जा कर के छत से टकराती है, और छत में जो वेंटिलेशन होता है उससे बाहर वायुमंडल में भी ऊपर चली जाती है, रुकती नहीं है जब तक ये ठंडी नहीं हो या फिर परिवर्तित ना हो जाए। इसका काम ये होता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे तापमान बढ़ा हमारे द्वारा छोड़ी गई गैस से। इस गैस को कन्वर्ट करने के लिए, इस गैस को ऑक्सीजन में बदलने के लिए एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों में होते हैं, और पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बनाने लगते हैं। इससे एक साइकिल चलती रहती है। हमसे कार्बन डाइऑक्साइड गई बाहर, और बाहर पौधों ने उसको ग्रहण किया और उन्होंने फिर से हमको ऑक्सीजन बना करके दे दी। एक साइकिल चलती रहती। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य की संख्या बढ़ गई और पौधों की संख्या कम हो गई। हम वन ही तो काट रहे हैं, तभी तो हम अपने लिए बड़े बड़े मल्टी बना रहे हैं। जहां पर पहले वन हुआ करते थे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन बनाते थे, अब वहां मल्टी बिल्डिंग खड़ी है, मल्टी टावर है, जिसमें हजारों लोग निवास कर रहे हैं। एक टावर में कितने लोग रहते, निवास कर रहे हैं। अब होता क्या है, दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी और इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है।
वैश्विक ताप बढ़ा, वैश्विक ताप से दुनिया के नष्ट होने का खतरा सामने आ गया। आपने एयर कंडीशनर देखी होगी, आपके घर पे एसी लगी हो, कितनी ठंडी हवा आती है अंदर, आती है। कभी आप आउटर पे गए, उसके आउट डिवाइस के पास गए? कभी नहीं गए होगे, खड़े नहीं हो सकते हो आप आउट डिवाइस के। कितनी गर्म हवा देता है बाहर। सोचो, जो आपको ठंडी हवा दे रहा है, बाहर वायुमंडल में कितनी गर्मी छोड़ रहा है। बड़े बड़े शहरों में 25-25, 30-30 माले की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, एक बिल्डिंग में सैकड़ों एयर कंडीशनर लगे हैं। सोचो वो सब वायुमंडल में जाती हुई गर्म, तो वायुमंडल गर्म नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इससे ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। जब बर्फ पिघलेगी तो धीरे धीरे वो बर्फ सागर में आएगी और हमारी पृथ्वी जल में एक बार फिर डूब जाएगी। हमारे ग्रंथों में जैसा आज लिखा है कि महाप्रलय हुई थी, पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, ऐसा फिर होगा, धरती नष्ट हो जाएगी। हमारे माल्थस ने भी कहा है जनसंख्या सिद्धांत में, जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती तो प्रकृति नैसर्गिक प्रतिबंध लगा देती है। एक बार फिर धरती से मनुष्य जाति, सब जातियां समाप्त हो जाएंगी, दोबारा फिर धरती बाहर आएगी, फिर से पुनर्निर्माण होगा। धीरे धीरे हम आदिम मानव बनेंगे, फिर धीरे धीरे मकान और ये मशीन बनेंगी, फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है, वैश्विक ताप वृद्धि, इसके लिए दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं और उसके प्रभावों का ही उदाहरण लें। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही है, इससे क्या हो रहा है, समुद्र तापमान बढ़ रहा है, जिससे समुद्र तल का पानी ऊपर हो रहा है और इस प्रकार जल धरती के समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के अंतर समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें। सहयोग को पहचानना और सहयोग करना दोनों अलग अलग बातें। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या है, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाए, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हैं उनसे कोई भी दगा ना करे। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं हैं। हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, IMF, इंटरनेशनल मनी फंड। इसको कल देखेंगे, बस थोड़ा सा इसमें और है। बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी। लाभ का बंटवारा न्यायोचित हो, यानी जो भी लाभ का बंटवारा होता है देशों के बीच वो न्यायोचित हो, सबको समान लाभ मिले, तब तो ठीक है, अन्यथा देश ईर्ष्या रखेंगे। और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं, अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। चूँकि अमेरिका और अमेरिका के खेमे के देश विश्व युद्ध में विजेता बनकर के सामने आए हैं। ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो बॉक्स है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार।